हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल EDU 360% में। चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले बता दें कि यदि आपको इसका PDF लिंक चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंटों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंस्टाग्राम के पेज पे अपलोड होता है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है? तो एक ऐसा पावर प्लांट जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन, यानी कि एक ऐसा पावर प्लांट जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए न्यूक्लियर मटेरियल के ट्रांसफॉर्मेशन के फलस्वरूप प्राप्त होता है। न्यूक्लियर मटेरियल के ट्रांसफॉर्मेशन के फलस्वरूप प्राप्त होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट कहलाता है। यानी कि एक ऐसा पावर प्लांट जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी न्यूक्लियर मटेरियल से बनाई जाती है, उसे न्यूक्लियर पावर प्लांट कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं पॉइंट। पूरे भारत में बनने वाला इलेक्ट्रिकल एनर्जी में न्यूक्लियर पावर प्लांट का सहयोग 3 से 4% होता है। पूरे भारत में जितना भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट से केवल 3 से 4% इलेक्ट्रिसिटी ही बनती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में फ्यूल के रूप में यूरेनियम तथा थोरियम का प्रयोग करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में फ्यूल के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम तथा थोरियम का प्रयोग करते हैं। और न्यूक्लियर पावर प्लांट में प्रयोग होने वाले फ्यूल को इनरिच्ड यूरेनियम कहते हैं, और न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होने वाले फ्यूल को क्या कहते हैं? इनरिच्ड यूरेनियम कहते हैं, जिसका होता है एटॉमिक नंबर होता है 29 और एटॉमिक मास होता है 235, U-92-235 ऐसे इसको लिखा जाता है। देखिए हाइड्रो पावर प्लांट 21% इलेक्ट्रिकल एनर्जी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और हाइड्रो पावर प्लांट कितना परसेंट हेल्प करता है? 21% इलेक्ट्रिकल एनर्जी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और थर्मल पावर प्लांट 51 से 58, यहाँ से 51 से 58 होता है। थर्मल पावर प्लांट 51 से 58% इलेक्ट्रिकल एनर्जी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट रैंकाइन साइकिल पर कार्य करता है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट किस साइकिल पे काम करता है? रैंकाइन साइकिल पे काम करता है। और थर्मल पावर प्लांट भी रैंकाइन साइकिल पे ही कार्य करता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। देखिए अगला पॉइंट है न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकारों में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन और एक होता है न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण, जो सूर्य पे ऊर्जा का निर्माण होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा होता है। जो सूर्य पे ऊर्जा का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। या हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है, और हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन पे कार्य करता है। और न्यूक्लियर फिजन को फिर दो भागों में बांटा गया है, कंट्रोल चेन रिएक्शन और अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। कंट्रोल चेन रिएक्शन और अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। तो देखिए कंट्रोल चेन रिएक्शन का एग्जांपल है न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट किस श्रेणी में आता है? न्यूक्लियर फिजन के कंट्रोल चेन रिएक्शन में। और अनकंट्रोल चेन रिएक्शन का है एटम बम, यानी एटम बम न्यूक्लियर फिजन के अनकंट्रोल चेन रिएक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? तो एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें दो हल्के न्यूक्लियस मिलके एक बड़े न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस कहलाता है। यानी एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें दो हल्के या दो छोटे न्यूक्लियस मिलकर क्या करते हैं? एक बड़े न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, उसे न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस कहलाता है। वह न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस कहलाता है। एग्जाम्पल में सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण और दूसरा होता है हाइड्रोजन बम। अब न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें अनस्टेबल भारी न्यूक्लियस को, यानी कि एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें अनस्टेबल भारी न्यूक्लियस को तोड़ करके
छोटे छोटे न्यूक्लियस का निर्माण किया जाए तो ऐसे प्रोसेस को न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। यानी कि एक अनस्टेबल और भारी न्यूक्लियस को तोड़ तोड़ के और छोटे छोटे न्यूक्लियस का जब निर्माण किया जाता है तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। और न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। और न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है कंट्रोल चेन रिएक्शन, और एक ऐसा न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस जिसको कंट्रोल किया जा सके उसे कंट्रोल चेन रिएक्शन कहते हैं। एक होता है पहला कंट्रोल चेन रिएक्शन, यानी एक ऐसा न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस जिसको कंट्रोल किया जा सके, कंट्रोल चेन रिएक्शन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर फिजन के कंट्रोल चेन रिएक्शन पर कार्य करता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, पीछे भी आपको हम बता दिए हैं ये पॉइंट कि न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर फिजन के कंट्रोल चेन रिएक्शन पर कार्य करता है। अब देखिए अनकंट्रोल चेन रिएक्शन ये क्या होता है, तो एक ऐसा न्यूक्लियर फिजन जिसको कंट्रोल कर पाना बहुत कठिन हो, उसे अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहते हैं। और जैसे एटम बम न्यूक्लियर फिजन के अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन पर कार्य करता है, और एटम बम जो होता है वो न्यूक्लियर फिजन के अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और देखिए मेरिट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट के फायदे क्या क्या होते हैं, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में फ्यूल की बचत होती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, फ्यूल की बचत होती है। और 1000 टन कोयले को बर्न करने के बराबर 1 kg यूरेनियम ही एनर्जी दे देता है। यानी कि हम थर्मल पावर प्लांट में 1000 kg अगर हम कोयले को जलाएंगे, उसके द्वारा जितना हमें हीट मिलेगी या उसके द्वारा हमें जितना एनर्जी मिलेगी, उसके बराबर यदि हम थोड़ी यूरेनियम को 1 kg जला दे तो उसके बराबर ही हमें क्या एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट से मिलने वाली एनर्जी बल्क मात्रा में मिलती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से मिलने वाली एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा मात्रा में मिलती है। और देखिए इसकी है डीमेरिट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट की हानियाँ। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में पॉल्यूशन बहुत अधिक होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत अधिक होता है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट में रेडिएशन का खतरा बना रहता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में किसका खतरा बना रहता है, रेडिएशन का खतरा बना रहता है। और अगला है न्यूक्लियर पावर प्लांट में बचे हुए वेस्ट मटेरियल का डिस्पोजल करना बहुत बड़ी समस्या होता है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट में बचे हुए वेस्ट मटेरियल का डिस्पोजल करना क्या है, बहुत बड़ी समस्या है। और देखिए यूरेनियम जो है, मान लीजिए कि यूरेनियम फ्यूल है, वो 3 छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट गया। यानी 3 छोटे छोटे न्यूक्लियस में क्या हुआ, इसका फ्यूजन हुआ। और फिर इन सभी 3 का 3 छोटे छोटे और न्यूक्लियस में फ्यूजन हुआ, और इन सब का भी 3 अलग अलग न्यूक्लियस में फ्यूजन हुआ, यानी टूटते गए। ऐसे ही इसका मतलब बहुत तेज़ी से टूटता जाता है, और यह इसी प्रकार से हीट को या एनर्जी को प्रदान करता है। एटम बम का खोज रॉबर्ट ओपेनहेम ने किया था। एटम बम का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ओपेनहेम ने किया था। ये जनरल पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एटम बम का खोज रॉबर्ट ओपेनहेम ने किया था। न्यूक्लियर फ्यूजन का डिस्कवरी यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की खोज किसने की थी, ओटो हैन ने किया था। ओटो हैन ने किया था। अब देखिए अगला जो पॉइंट है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के द्वारा इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोडक्शन में लगने वाला इंस्ट्रूमेंट, यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से यदि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाने में यानी विद्युत को प्रोड्यूस करने में कौन कौन सी उसमें इंस्ट्रूमेंट या उपकरण लगती है, वही है। पहला होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। पहला क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर। दूसरा होता है रिफ्लेक्टर। तीसरा होता है मॉडरेटर। चौथा होता है कंट्रोल रॉड। पांचवा होता है हीट एक्सचेंजर।
छठा होता है स्टीम टरबाइन और सातवां होता है अल्टरनेटर। तो चलिए एक एक करके इन सभी के बारे में डिटेल में हम पढ़ते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? तो देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर एक न्यूट्रॉन मशीन है। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है? एक न्यूट्रॉन मशीन है जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल जैसे यूरेनियम या थोरियम के न्यूक्लियस को न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस द्वारा ब्रेक करके बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान की जाती है। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर एक न्यूट्रॉन मशीन है जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल जैसे यूरेनियम और थोरियम के न्यूक्लियस को न्यूक्लियर फिजन के प्रोसेस द्वारा तोड़ के बहुत ही अधिक मात्रा में हीट प्रोड्यूस की जाती है, न्यूक्लियर रिएक्टर कहलाती है। और रिफ्लेक्टर क्या होता है? देखिए, यूरेनियम तथा थोरियम के न्यूक्लियस के ब्रेक करने के पश्चात, यानी कि जब यूरेनियम और थोरियम के न्यूक्लियस टूट जाते हैं उसके बाद बनने वाली न्यूट्रॉन की स्पीड बहुत हाई होती है। तो उसके बाद न्यूट्रॉन बनते हैं उसकी स्पीड क्या होती है? बहुत हाई होती है, लगभग 13,200 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब कि ये किस वेग से ऊपर, यानी कि पलायन वेग से भी इसकी ज़्यादा होती है स्पीड। तो होती है इतनी फास्ट स्पीड से न्यूट्रॉन जब न्यूक्लियर रिएक्टर की वाल से टकराते हैं। अब जब इतने तेज़ी से मूव करता हुआ न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर के दीवार से टकराता है, तब उन्हें भेद कर बाहर जाने की संभावना बनी रहती है। यानी तब उन्हें भेद कर या पेनिट्रेट करके बाहर जाने का खतरा बना रहता है। अतः ऐसा न हो कि ये छेद करके न्यूट्रॉन बाहर जाए, ऐसा न हो, इसके लिए न्यूक्लियर रिएक्टर की दीवार पर बेरिलियम तथा जर्कोनियम का पॉलिश कर देते हैं। और ऐसा न हो इसके लिए क्या करते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर की दीवार पे बेरिलियम तथा जर्कोनियम का पॉलिश कर देते हैं, लेप लगा देते हैं, जो रिफ्लेक्टर का कार्य करते हैं, जो कि क्या करते हैं? रिफ्लेक्टर का कार्य करते हैं। न्यूट्रॉन इनसे टकरा करके पुनः न्यूक्लियर रिएक्टर में ही वापस आ जाता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है? इनसे टकरा करके रिफ्लेक्टर से, और क्या होता है कि पुनः न्यूक्लियर रिएक्टर में ही वापस आ जाता है। अब देखिए अगला टॉपिक है जो है मॉडरेटर क्या होता है कि हाई स्पीड के न्यूट्रॉन की स्पीड को एक निश्चित सीमा में लाने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर मॉडरेटर का यूज किया जाता है। यानी कि हाई स्पीड के न्यूट्रॉन को, यदि जो मॉडरेटर क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में लगा होता है, जो क्या करता है कि हाई स्पीड के न्यूट्रॉन को एक निश्चित स्पीड में लाया जाता है, यानी कम कर दिया जाता है। उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मॉडरेटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। देखिए आगे की पॉइंट है कि मॉडरेटर क्या करता है? न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करके रिएक्शन के स्पीड को कंट्रोल करने का कार्य करता है। मॉडरेटर क्या करता है कि न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करके और रिएक्शन के स्पीड को कंट्रोल करने का कार्य करता है। और आगे अगला जो पॉइंट है कि मॉडरेटर के रूप में हाइड्रोजन ग्रेफाइट तथा D2O का प्रयोग किया जाता है। मॉडरेटर के रूप में हाइड्रोजन, ग्रेफाइट, D2O का प्रयोग किया जाता है। जब इन मटेरियल का एटम न्यूट्रॉन से टकराते हैं, यानी कि हाइड्रोजन का, ग्रेफाइट का या D2O का एटम जब न्यूट्रॉन से टकराते हैं तो इनके स्पीड को कम कर देते हैं। तो क्या होता है? तो न्यूट्रॉन की स्पीड को ये क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। कंट्रोल रॉड, देखिए कंट्रोल रॉड क्या होता है? रिएक्शन में न्यूट्रॉन के नंबर को एक निश्चित रेंज में लाने के लिए, अब देखिए न्यूट्रॉन के संख्या को एक निश्चित रेंज में लाने के लिए क्या किया जाता है? कंट्रोल रॉड का प्रयोग किया जाता है। यदि अत्यधिक मात्रा में न्यूट्रॉन की संख्या को ऑब्जर्व करना हो तो, अगर ऑब्जर्व करना हो तो क्या किया जाता है? कंट्रोल रॉड को न्यूक्लियर रिएक्टर के नीचे की ओर लगाते हैं। कंट्रोल रॉड को क्या करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर के नीचे की ओर लगाते हैं। और यदि कम मात्रा में न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व करना हो तो, यदि
रिएक्शन में कम मात्रा में न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व करना हो तो क्या किया जाता है, कंट्रोल रॉड को ऊपर ही लगाते हैं। कंट्रोल रॉड को कहाँ लगा देते हैं, ऊपर। और कंट्रोल रॉड बोरान तथा कैडमियम का बना होता है। कंट्रोल रॉड किसका बना होता है, बोरान तथा कैडमियम का बना होता है। अगला जो पॉइंट है वो है हम लोगों का हीट एक्सचेंज। तो हीट एक्सचेंज क्या होता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रोड्यूस्ड हुई हीट, न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रोड्यूस हुई हीट एक्सचेंज में भरे कूलेंट को प्रदान करते जाते हैं। और देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हीट एक्सचेंज में भरे कूलेंट में क्या किया जाता है, कूलेंट को दिया जाता है। और यह कूलेंट हीट को एब्जर्व करते हुए धीरे धीरे स्टीम में बदलता जाता है। और यह कूलेंट क्या करता है कि हीट को जैसे जैसे ऑब्जर्व करता है धीरे धीरे किस में बदलता जाता है, स्टीम में बदलता जाता है। चलिए दोस्तों आगे कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। देखिए अगला टॉपिक है कूलेंट। तो कूलेंट क्या होता है, कूलेंट को हीट एक्सचेंज में हीट को एब्जर्व करने वाले कार्यकारी मटेरियल के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी जो कूलेंट होता है, कूलेंट का प्रयोग हीट एक्सचेंजर में हीट को एब्जर्व करने वाली मटेरियल के रूप में प्रयोग किया जाता है। और कूलेंट लिक्विड तथा गैस दोनों रूप में हो सकते हैं। कूलेंट लिक्विड तथा गैस दोनों रूप में हो सकते हैं। एग्जाम्पल CO2, हीलियम, एयर, ETC। लिक्विड मटेरियल के रूप में लिक्विड सोडियम, लिक्विड मटेरियल के रूप में लिक्विड सोडियम, और लिक्विड बिस्मुथ, लिक्विड लेड के रूप में प्रयोग करते हैं। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ गुड कूलेंट। गुड कूलेंट का गुण देख लेते हैं क्या होता है। तो कूलेंट की हीट कंडक्टिविटी अच्छी होती है, यानी कि कूलेंट जो लगाएंगे वो ऐसे लगाएंगे कि जो हीट को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करे। और गुड कूलेंट नॉन कोरोसिव होना चाहिए। और गुड जो अच्छा कूलेंट हो वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें संक्षारण न लगे, यानी जो जिसमें क्या हो कि संक्षारित न हो। गुड कूलेंट पर रेडियो एक्टिव प्रभाव नहीं होने चाहिए। और अच्छे कूलेंट पर रेडियो एक्टिव प्रभाव नहीं होने चाहिए। इसका डेंसिटी हाई होना चाहिए। गुड कूलेंट की घनत्व क्या होना चाहिए, उच्च घनत्व के होने चाहिए अच्छे कूलेंट। गुड कूलेंट का बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। और अच्छे कूलेंट की बॉइलिंग पॉइंट कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। टरबाइन देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है, पॉइंट है, वो है हमारी टरबाइन। तो टरबाइन क्या होती है, हीट एक्सचेंजर से प्राप्त स्टीम को, हीट एक्सचेंजर से प्राप्त स्टीम को टरबाइन के ब्लेड पर थ्रो कराते हैं। और जो हीट एक्सचेंजर से स्टीम मिलती है उसको क्या करते हैं, हम टरबाइन के ब्लेड पर गिराते हैं, जिससे टरबाइन का रोटर रोटेट करने लगता है। जिससे क्या होता है, टरबाइन का रोटर रोटेट करने लगता है और स्टीम की काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। और स्टीम की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको किस में बदल देता है, मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों तो ये है अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर क्या होता है, टरबाइन से प्राप्त मैकेनिकल एनर्जी शाफ्ट की सहायता से अल्टरनेटर को प्राप्त होती है। जो टरबाइन से जो हम लोगों की मैकेनिकल एनर्जी मिलती है वो शाफ्ट की सहायता से कहाँ भेजी जाती है, अल्टरनेटर के पास भेजी जाती है। और अल्टरनेटर इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। और अल्टरनेटर इस मैकेनिकल एनर्जी को किस में बदल देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और चलिए हाइड्रो पावर प्लांट के दो टॉपिक इम्पोर्टेंट, दो पॉइंट छोटे छोटे इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट गए थे जिसको यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो देखिए नोट में लिख लेते हैं कि डैम के ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर एरिया का मान बढ़ता जाता है। यानी कि डैम में जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो एरिया क्या होती है, वो बढ़ती जाती है, अर्थात वाल की मोटाई बढ़ती जाती है। और कहने का आशय यह है कि ऊपर से नीचे की तरफ आते जाने पे दीवार की मोटाई क्या होती है, डैम में बढ़ती जाती है। और दूसरा पॉइंट है कि स्पिलवे। स्पिलवे क्या होता है, स्पिलवे एक मैन मेड होल होता है। स्पिलवे क्या होता है, एक आदमी के द्वारा निर्मित होल होता है जो फ्लोड के समय, जो बाढ़ के समय या डैम के आवश्यकता से अधिक पानी भर जाने पर उसको बाहर निकालने के लिए रास्ता प्रदान करता है। जो कि बाढ़ के समय आवश्यकता से अधिक पानी भर जाने पर क्या करता है, उसे बाहर निकालने का रास्ता प्रदान करता है, वो मैन मेड होता है। टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। अब देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो रिएक्टर को विभिन्न आधार पर विभिन्न क्लासेस में विभाजित किया गया है।
विभिन्न आधार पर न्यूक्लियर रिएक्टर को विभिन्न क्लासेस में, वर्गों में बांटा गया है। जैसे न्यूट्रॉन एनर्जी के बेसिस पर रिएक्टर का क्लासिफिकेशन, न्यूट्रॉन के एनर्जी के बेसिस पे जो की है वो रिएक्टर 3 प्रकार में बांटा गया है। इसके बेसिस पर रिएक्टर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फास्ट रिएक्टर, इंटरमीडिएट रिएक्टर और स्लो रिएक्टर। फास्ट रिएक्टर, इंटरमीडिएट रिएक्टर और स्लो रिएक्टर। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए तो फास्ट रिएक्टर क्या होता है। तो फास्ट रिएक्टर एक ऐसा रिएक्टर जिसमें फ्यूजन की प्रोसेस फास्ट स्पीड वाले न्यूट्रॉन के द्वारा ही पॉसिबल हो पाती है, उसे फास्ट रिएक्टर कहते हैं। फास्ट रिएक्टर किसे कहते हैं? जिसमें फ्यूजन की प्रोसेस किसे हो, फास्ट स्पीड वाले न्यूट्रॉन के द्वारा ही पॉसिबल हो, उसे हम फास्ट रिएक्टर कहते हैं। और फास्ट रिएक्टर में मॉडरेटर का प्रयोग नहीं होता है। फास्ट रिएक्टर में किसका प्रयोग नहीं होता है? मॉडरेटर का प्रयोग नहीं होता है। मॉडरेटर का प्रयोग क्यों नहीं होता है? क्योंकि स्पीड इसमें क्या चाहिए, हाई चाहिए, और मॉडरेटर क्या करता है, स्पीड को कम कर देता है। इसलिए फास्ट रिएक्टर में मॉडरेटर का यूज नहीं होता है। और इंटरमीडिएट रिएक्टर एक ऐसा रिएक्टर जिसमें फ्यूजन की प्रोसेस धीमे होते हुए न्यूट्रॉन के द्वारा ही संभव हो, इंटरमीडिएट रिएक्टर कहते हैं। और एक ऐसा रिएक्टर जिसमें कि फ्यूजन की प्रोसेस क्या हो, ना कि खूब तेज स्पीड वाले न्यूट्रॉन से पॉसिबल हो और ना खूब धीमे स्पीड वाले न्यूट्रॉन से पॉसिबल हो, बीच के न्यूट्रॉन के स्पीड से पॉसिबल हो, उसे इंटरमीडिएट रिएक्टर कहते हैं। और स्लो रिएक्टर देखिए किसे कहते हैं, एक ऐसा रिएक्टर, और इस इंटरमीडिएट रिएक्टर में हम मॉडरेटर का प्रयोग करते भी हैं कहीं कहीं और कहीं कहीं नहीं भी करते हैं। स्लो रिएक्टर एक ऐसा रिएक्टर जिसमें फ्यूजन की प्रोसेस स्लो स्पीड वाले न्यूट्रॉन के द्वारा ही पॉसिबल हो, तो इस प्रकार के रिएक्टर को स्लो रिएक्टर कहते हैं। और एक ऐसा रिएक्टर जिसमें फ्यूजन की प्रोसेस जो हो वो क्या हो कि स्लो स्पीड वाले न्यूट्रॉन के द्वारा ही पॉसिबल हो, उसे क्या कहते हैं, स्लो रिएक्टर कहते हैं। और देखिए स्लो रिएक्टर में मॉडरेटर का प्रयोग आवश्यक है। स्लो रिएक्टर में मॉडरेटर क्या होता है, अवश्य ही यूज होता है। और ये देखिए रिएक्टर कोर के कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर रिएक्टर कोर के कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर रिएक्टर कितने प्रकार के होते हैं? तो रिएक्टर कोर के कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर रिएक्टर कोर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है होमोजीनियस रिएक्टर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस रिएक्टर। चलिए इन दोनों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए तो होमोजीनियस रिएक्टर क्या होता है। होमोजीनियस रिएक्टर, इसमें फ्यूल तथा मॉडरेटर का होमोजीनियस मिक्सचर बना करके कोर में प्रयोग किया जाता है। इसमें फ्यूल तथा मॉडरेटर का होमोजीनियस मिक्सचर बना करके कोर में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, होमोजीनियस रिएक्टर कहा जाता है। और हेट्रोजीनियस रिएक्टर, इसमें फ्यूल तथा मॉडरेटर का मिक्सचर समान नहीं होता है। इसमें फ्यूल और मॉडरेटर का मिक्सचर असमान होता है और उसका प्रयोग हम कोर में करते हैं, इसलिए इसको हेट्रोजीनियस रिएक्टर कहते हैं। इस रिएक्टर में फ्यूल रॉड या प्लेट के रूप में मॉडरेटर के सॉल्यूशन पर लगाए जाते हैं। और इस रिएक्टर में क्या होता है कि फ्यूल को क्या किया जाता है, रॉड या प्लेट के रूप में मॉडरेटर के सॉल्यूशन में लगाए जाते हैं। और फ्यूल रिकॉम्बिनेशन यानी कि फ्यूल रीजेनरेशन या रिकॉम्बिनेशन, पुनर्योजन। तो फ्यूल रीजेनरेशन या रिकॉम्बिनेशन के बेसिस पर, आधार पर न्यूक्लियर रिएक्टर को 2 प्रकार के होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रीजेनरेशन रिएक्टर और दूसरा नॉन रीजेनरेशन रिएक्टर। दूसरा होता है नॉन रीजेनरेशन रिएक्टर। तो रीजेनरेशन रिएक्टर देखिए क्या होता है, एक ऐसा रिएक्टर जो न्यूक्लियर मटेरियल के फिजनेबल मटेरियल में बदल देता है। एक ऐसा रिएक्टर जो न्यूक्लियर मटेरियल को फिजनेबल मटेरियल में बदल देता है, रीजेनरेटिव रिएक्टर कहलाता है। रीजेनरेटिव रिएक्टर कहलाता है। जैसे यूरेनियम 238 के फ्यूजन के रिजल्टिंग यूरेनियम 233 प्राप्त होता है। और यूरेनियम 238 के टूटने के पश्चात क्या प्राप्त होता है, यूरेनियम 233 प्राप्त होता है। तो ये रीजेनरेशन रिएक्टर के कैटेगरी में आते हैं। ये रीजेनरेशन के कैटेगरी में आते हैं, यानी कि अब
यूरेनियम 238 भी फ्यूल के तरह काम करेगा और यूरेनियम 233 भी फ्यूल के तरह काम करेंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए आगे है कि नॉन रीजेनरेटिव रिएक्टर ऐसे रिएक्टर जिनमें न्यूक्लियर फ्यूल से पर्याप्त मात्रा में फिजनेबल मटेरियल प्राप्त नहीं होते नॉन रीजेनरेटिव रिएक्टर कहलाते हैं। एक ऐसा रिएक्टर जिसमें न्यूक्लियर फ्यूल से पर्याप्त मात्रा में फिजनेबल मटेरियल प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसे रिएक्टर को क्या कहलाते हैं? नॉन रीजेनरेटिव रिएक्टर कहलाते हैं। और फ्यूल के बेसिस पे रिएक्टर दो भागों में बांटा गया है। फ्यूल के बेसिस पर रिएक्टर दो प्रकार के होते हैं, पहला नेचुरल फ्यूल रिएक्टर और दूसरा इनरिच्ड फ्यूल रिएक्टर। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।